अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंगी मैदान में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं। आज आदमपुर में भारतीय वजीर आजम फौज के जवानों को मन घड़त कहानियां सुनाते रहे। गुज़िश्ता रोज की तकरीर में उनकी बेचैनी साफ वाज़ेह थी। मोदी की शिद्दत पसंदाना अज़ाइम में जंग करना एक न्यू नॉर्मल है। बगैर किसी तहकीकात के अपनी मर्जी की शराइत रखकर किसी मुल्क पर हमला आवर होना मोदी के लिए आम सी बात है। मोदी अमन के रास्ते पर आना ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात से बिल्कुल वैसे ही राय फरार इख्तियार की हुई है जैसे पहलगाम वाक़े की तहकीकात से। दरअसल मोदी का नजरिया है कि भारत से अक़लियतों का खात्मा करना। मोदी का ये गुस्सा जहरीले और इश्तियाल अंगेज बयानात जाहिर करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई ने मोदी के नस्ल परस्ताना अज़ाइम को कारी ज़र्ब लगाई है। भारतीय वजीर आजम के नफरत अंगेज बयानात को मुस्तरद करते हुए दफ्तर खारजा का कहना है कि मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जंग बंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान के साथ जोड़ना झूठ का पलंदा है। नरेंद्र मोदी के बयानात सियासी मौका परस्ती की अकास है। भारत को इलाकाई इस्तेहकाम और अपने अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद भारतीय अवाम में इस्तराब पाया जाता है, जबकि पाक भारत स्टैंड ऑफ ने हमें मुत्तहद कर दिया है। आज हुकूमत और ऑपोजिशन सियासी मकासद को एक तरफ रखकर इकट्ठे हो गए हैं। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने मोदी की पानी बंद करने की धमकियों पर कहा कि अगर सिंध तास मुआहदे में किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई या हमारे पानी को रोका या मोड़ा गया तो उसे खुली जारियत और जंगी इकदाम समझा जाएगा। Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर और वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने जंगी हालात में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी को सराहा है। पीटीआई ने भी किसी तौर पर जंगी माहौल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जंगी हालात में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से खत लिखकर कौम को मुत्तहद होने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान भी गाहे बगाहे कौमी इत्तेहाद पर बयानात देते रहे। आज भी उनका कहना है कि भारत के बाद हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ सीज फायर कर लेना चाहिए। जबकि आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद आपका पैगाम देते हुए कहा कि खान साहब कहते हैं कौम ने मुत्तहद और अलर्ट रहना है। मोदी बदला लेने की कोशिश करेगा। अलर्ट रहना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, सोशल मीडिया ने महाज बनाया। पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और। इमरान खान की हिदायत के बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर साहब मुस्ताफी तो हो गए थे, मगर आज खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि अगर सारी मसरूफियात के बावजूद जुनेद अकबर साहब ये ओहदा मैनेज कर सकते हैं तो फिर ये उनका अपना फैसला है। और मैं चाहूंगा कि जुनेद अकबर इस वक्त सारा फोकस अपना इस तंजीम साजी और तहरीक के ऊपर करें। अगर उनका ख्याल है कि उसके इतनी मसरूफियात के बावजूद अगर उनका ख्याल है कि वो पीएससी भी मैनेज कर सकते हैं तो वो उनके इमरान खान ने जुनेद अकबर के ऊपर छोड़ दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी हिकमत अमली ताहाल नाकाम नजर आती है। अब फैमिली को खुद मैदान में आना पड़ रहा है। खान साहब के साहबजादे आज इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे वालिद किसी भी तरह की कोई भी डील कबूल नहीं करेंगे, वो उसूल पसंद इंसान। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वफाकी वजीर रेलवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब्बासी साहब, आपने जो तड़ी और जो धमकी इनको लगाई थी उसके बाद ये अब इतने पैनिक का शिकार हो गए कि भारतीय वजीर आजम ने कल भी अपने खिताब में कहा कि जी हम ब्लैकमेल में, न्यूक्लियर वॉर के ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और अब जो ये कह रहे हैं कि हमने एक नई लकीर खींच दी है, एक न्यू नॉर्मल है और ऑपरेशन सिंदूर जो है उनका मुअत्तल नहीं हुआ है, वो रोका अभी सिर्फ टेम्पररी है लेकिन वो जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी की पोजीशन ये बन गई है। दूसरी बात यह कि हम एक पीसफुल मुल्क हैं और हमने बड़े खूबसूरत, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी। दुनिया पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, एक्नॉलेज भी कर रही है कि ये कैसी जंग थी कि इतना बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाने वाला 1 अरब 40 करोड़ पता नहीं क्या क्या इसके पास, मेरे पास इतने, बात भी ठीक है, बात भी ठीक है, मेरे पास एक जंगी जहाज है उसके पास 10 हैं, मेरे पास एक फौजी है उसके पास 15 हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद जो जंग लड़ी गई है, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस ने जंग लड़ी है, लोग उसके मोतरिफ हो गए हैं, दुनिया मोतरिफ हो गई है। मैं नहीं कह रहा,
दुनिया कह रही है, राइटर कह रहा है, दुनिया का जो भी मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल कह रहा है, हिस्ट्री वाला कह रहा है, ममालिक कह रहे हैं, जितनी कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि बहुत बड़ी, ये तो अब मैं कहता हूँ ये जो हिस्ट्री है ये पाकिस्तान की हद तक नहीं दुनिया की हद तक फ़ज़ाई जंग की और हमने ज़मीनी जंग दोनों में वो फतह हासिल किया थी कि मैंने जो कह रहा था बड़ी खूबसूरती किया इसकी। पहली बात तो ये हमला हमने नहीं किया, हमला हिंदुस्तान ने किया। दूसरी बात यह कि उसको डिफेंड इतनी खूबसूरती से किया कि हमने अपनी बाउंड्री में रह के उसके 5 तैयारे गिरा दिए और वो तैयारे गिरा दिए जिन पे वो फख्र किया करते थे मोदी कि अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं पाकिस्तान को कच्चा खा जाऊंगा। बल्कि एवीएम साहब ने ठीक तो है? उनका 6 और फिर मैं एक और अर्ज करूं, अभी तो मेरे छोटे बच्चे ने लड़ाई लड़ी है। छोटा बच्चा कौन सा है मेरा? JF थंडर, ठीक है ना। मेरा जो उससे बड़ा बच्चा है मेराज, उससे बड़ा है F-16, वो तो लड़े ही नहीं है, उन्होंने तो लड़ाई ही नहीं की मेरे बच्चों ने। तो उसके बावजूद अगर हिंदुस्तान का ये असर हुआ जो दुनिया ने दिखाया है, जो हिंदुस्तान मीडिया ने दिखाया है, ये तो इस्लामाबाद को तबाह करके बैठे हुए थे, ये तो रावलपिंडी को। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अपनी ख्वाबों की दुनिया से निकलें और ये जो 1 अरब 40 करोड़ की आवाम है, मैं इसको समझाना चाहता हूं, उसको मुखातिब हूं कि देखें ये जो मोदी है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ा उसने और ना छोड़ेगा फ्यूचर के अंदर अगर उसने फिर दोबारा पंगा लिया तो। अब वो पहले पंगे का जो इसको असर हुआ है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई है। पहला बात मैंने आपसे की, इन्होंने शुरू में कहा कि जी जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ तो 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये पाकिस्तान है, ठीक है जी, उसने दहशतगर्दी की, जो आज की डेट तक ये एविडेंस नहीं दे सके। अच्छा, उसके बाद फौरी हमारी जो होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है जिसमें हमारी फोर्सेस के लोग, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सुपर सलार हैं, बाकी फोर्सेस के लोग और वजीर आजम साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ इनको रात को नींद में भी, ख्वाब में भी डराता होगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से आसिम मनीर साहब की वो गुफ्तगू जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन में की, जज्बा ईमानी से भरपूर थी और उस जज्बा ईमानी का देखे हाल, ये है कॉन्फिडेंस। असल तो वही जो बात उन्होंने उस ओवरसीज कॉन्फिडेंस कन्वेंशन में की, अल्लाह ने हू बहु साबित कर दी कि जब जज्बा ईमानी आपके पास हो, मैं बात करना चाहता हूं मुकम्मल करने दे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में कहा, क्या कहा, जब इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, पहला जो थ्रेट था पानी बंद कर देंगे, यानी क्या करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो पहलगाम है ये बहाना है, असल निशाना है वो सिंतास आपका एग्रीमेंट है जो अपना आपका कहलाता है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, वो कहलाता है, वो निशाना है। ये मैंने पहले दिन कहा था। तो फिर हमने क्या जवाब दिया, हमने कहा जिस दिन तुम बंद करोगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं जंग के लिए तैयार, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम आप पे अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे और तबाह बर्बाद कर देंगे तंसीबात को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने दूसरा सिक्सर छोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने, उनका जी पहलगाम के ऊपर एक हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उससे हिंदुस्तान भाग गया। अच्छा, दुनिया के सामने उसने, ये मैं समझता हूँ वजीर आज़म पाकिस्तान की और हमारे आर्मी चीफ को मैं साथ रखूंगा, उनकी बहुत बड़ी हिकमत अमली थी कि दुनिया को पहले ही वो अपने साथ नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन तो ऑफर की, लेकिन चाइना के साथ हमारे आइडियल ताल्लुकात पिछले 3-4 साल से बेशक और बड़ा खराब हो गए थे, जो खराब हो गए थे, किसी ने खराब कर दिए थे बदबख्त ने, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे थे। टर्की के साथ अज़रबैजान, क्या बात है उनकी, खलीजी ममालिक को भी मैं साथ ले लेता हूँ, उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, सब ने मिलजुल के हमारा साथ दिया। लेकिन जिसका साथ हिंदुस्तान ने देना था, हिंदुस्तान का साथ जिन्होंने देना था, वो या न्यूट्रल हो गए या उन्होंने हिंदुस्तान को कहा ये झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। अब ये देखे दोनों महाजों के ऊपर हिंदुस्तान को शिकस्त हुई पाकिस्तान से, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी और जंगी महाज के ऊपर भी। जरा गौर करने की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आसान बात नहीं है, सबकी हुई है। देखिए, उसने सोचा था मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा तो लोग पाकिस्तान को दहशतगर्द कहेंगे, और अभी भी वैसे ताहाल बासी साहब वो जीरो टॉलरेंस, दहशतगर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस, उनके वो डॉक्टर जयशंकर अपने काउंटर पार्ट से जब दुनिया भर में बात कर रहे हैं, मोदी अपनी तकरीर में जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को, और बल्कि वो यहाँ दहशतगर्दों को और हुकूमत को, हमारी आपकी हुकूमत को वो इक्वेट कर रहे हैं दहशतगर्दों के साथ। सो ये क्या बताने की कोशिश करें? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं फिर बात करूंगा, देखिए वो खिफ्त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम के। इस वक्त पूरी हिंदुस्तानी आवाम सड़कों पे है, एक तरफ पाकिस्तानी आवाम सड़कों पे, एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम। यहाँ तो सेलिब्रेट कर अच्छा, वहां यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह,
उधर क्या हो रहा है, अपने हुक्मरान के खिलाफ रेजिग्नेशन, इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ फोर्सेस ने डिफेंड किया है, आप देखें ना, एक मेरा जहाज जा रहा है, उसकी वीडियो बन रही है, जो ना मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जहाज मार के आएगा इनको, ठीक है ना जी। ये कॉन्फिडेंस और लेवल है आज ना। उनकी गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी की बड़ी बौखलाहट थी। आपने जो कहा ना कि हिस्यानी बिल्ली, वो आज जिस तरह से वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के और वो निशानों की बात कर रहे थे, बड़ा मजे का खेज था। पर बासी साहब, खतरा अभी भी समझने, जहां पर वो बार बार इसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने रोका है। मेरा एक बड़ा फिक्रा वायरल हुआ, शायद आपके इल्म से भी गुजरा होगा, शायद हिंदुस्तान ने भी इसको बड़ा रेल मंत्री करके बयान किया है। मैंने कहा था मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो द बेल्ट हो। मैंने कहा था कि आपके संदूर को हमने तंदूर बना दिया। बिल्कुल, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस, और फ्लोर ऑफ द हाउस, फिर बड़ा हमने इनके संदूर को तंदूर बना दिया है। अब जो है ना जी कि जी हमारा राइट है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ना करें। इस तरह करके आप अपने आप को बर्बाद करेंगे। हम अपने आप को तो इस तरह डिफेंड किया है, मैं कहता हूँ, मैं पंजाबी में कह दूंगा, सदके जाऊं अपने शाहीनों के, और वो जो कह अपनी फोर्सेस के। एब्सोल्युटली इनका जो जज्बा ईमानी था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी गुफ्तगू में की थी, यकीन माने कमांडर या लीडर अपनी आवाम, अपनी फोर्सेस के बलबूते पे बात करता है। और मैंने बिल्कुल डिफरेंट पाया आसिम मनीर साहब, बिल्कुल। हम पहले भी आर्मी चीफ देखे, इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ देखे हैं, मैं कहता हूँ वो भी अच्छे थे, मैं नहीं कहता मेरा कोई आर्मी चीफ माड़ा नहीं था। लेकिन ये जो जज्बा था, ये जो कॉन्फिडेंस था, हमेशा फौजों को उनका कमांडर लड़ाता है, लीडरशिप को, आवाम को उसकी लीडरशिप जो है वो खड़ा करती है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा ना कि हम मसला कश्मीर में, आजाद कश्मीर पे बात करेंगे, नहीं भाई जान, सिर्फ दहशतगर्दी। पहली बात ये है अलीना कि सीज फायर के लिए मैं नहीं गया, ये गए थे, ये गए हैं। किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि जी हिंदुस्तान को जरूरत थी। और क्योंकि जब दूसरी दफा जब ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया है, हाँ। तो दिल्ली के ऊपर तो ड्रोन्स की और मिसाइल की बारिश थी, ठीक है ना ऐसा जी। ही। वो जो उधमपुर वाली जगह मेरा ख्याल है वही है, वहां पे जो कुछ हुआ है वो दुनिया ने नहीं देखा। मेरा बच्चा अंदर गया, उसने बम फेंक के वापस आ गया, वापस आके इस तरह कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद भारत फिर अमेरिका ठीक है, वो गया क्योंकि पाकिस्तान ने ठान ली थी कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है। क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, अमेरिकन तर्जमान ने जब फोन किया तो उसको क्या कहा था, वो खुद अमेरिकन तर्जमान ने अपने मुंह से कहा, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अपना जो राइट है अटैक का वो रख रहे हैं, क्योंकि हमारे 31-33 लोग शहीद हुए, हम नहीं उसको छोड़ सकते, हम अटैक करेंगे। ये तो बिल्कुल उसने हमारा खुद कहा है, राइट टू ये वज़ीर आज़म, रिस्पॉन्ड, ठीक है, राइट टू रिस्पॉन्ड, ये तो यूएनओ की मतलब रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो कहने से मुराद ये अलीना कि अगर ये कहे ना कि फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, क्या किया कि कश्मीर का सालिसों में इन्होंने तस्लीम किया, हिंदुस्तान ने तस्लीम किया ना, ठीक है जी। उस पर भी बात होगी, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बात होगी, ठीक है जी, कश्मीर पे भी बात होगी, इस पे भी बात होगी। ये जो मोदी ने कल की भी तकरीर में ये जो बोला है कि पानी और खून जो है वो भी एक साथ नहीं बह सकता, ये तो हिंट कर रहा है कि जो पानी रोका है इंडस वाटर ट्रीटी, नहीं, कोई नहीं रोका, उसके पास सलाहियत ही नहीं है, अभी कोई रोका भी नहीं, उसने रोक सकता भी नहीं, जिस दिन रोकेगा कोई नहीं रोका उसने, उसकी जुर्रत ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके पास सलाहियत ही नहीं है। तीसरी बात, मैं अब तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता ना, मैं तो फिर कह रहा हूं हमें अमन की तरफ बढ़ना है। अब बिल्कुल हमें अमन की, हमने तो वो राइट इस्तेमाल किया जो हमारा राइट था। अटैक आपने किया रात के अंधेरे में, और आज नहीं किया आपने, हमेशा मकर और फरेब की चादर उड़, हम प्रॉक्सी वार, अलीना जरा गौर करें, पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया को भी हमने बताया, हम पिछले कई दहाइयों से इसकी प्रॉक्सी वार जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी, हमने तो हिंदुस्तान का शुक्रगुजार है कि सामने आया है। 3700 हमले किए एक साल में उसने, अभी भी हम विक्टिम ही हैं। 37 साल में हम मजलूम हैं, हम विक्टिम हैं। 37 साल में, सॉरी, एक साल में 3700, 3700 अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान पे अटैक किया इसने, हिंदुस्तान ने किया। ये है दहशतगर्द, ये वो दहशतगर्द है। तमाम शवाहिद और सबूत हमने भी अपने मौजूद डोजियर दिए लीना। ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे, मैं बताता हूं। कनाडा में इसने दहशतगर्दी की, यूएसए में इसने की, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, बलूचिस्तान में,
केपीके के अंदर, तो इसकी प्रॉक्सी में आपको पता है पीएलए भी शामिल है, टीटीपी भी शामिल बिल्कुल है, ऐसा ही है। 71 में मुक्ति बानी भी शामिल थे इसकी प्रॉक्सी वॉर के अंदर। तो ये लोग जो हैं खुद दहशतगर्द हैं सबसे बड़े, ठीक है। और अब मोदी की जो किट लग रही है उसकी असेंबली के अंदर, ओ हो मैं बिल्कुल, कहता वहाँ पे तो हूँ, उनकी वो opposition भी बेचारे पड़- का मुंह ही इतना सा हो गया, पहले ही इतना सा था और इतना सा हो गया। भाई साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाजी कहीं मत जाइएगा। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब्बासी साहब, मार्को रूबियो ने जिस तरह से, आपको उनकी ट्वीट भी याद होगी, उन्होंने कहा था कि अब मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे एक न्यूट्रल वेन्यू पे, जी। वो शुरू होंगे। भारत की तरफ से अब तक की जो बातें सामने आ रही है वो तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते, और जो हम अभी मोदी की भी बात कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर की अब वो जिक्र कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी से आगे वो कह रहे हैं कि किसी और चीज पे बात नहीं होगी। आपको लगता है कि वो उनको इनकार, अमेरिका को इनकार करने के देखिए, उसमें है? मैं एक पहली बात तो ये कि किसी को सालस मानना, पहले तो आप गौर फिक्र कर लेते कि सालस क्यों माना। आप भाग के किसके पास गए? मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप तो हमारे बहुत सारे दोस्त वाले के पास भी गए, आपने उनको कहा कि बीच में पड़े, मैं नहीं नाम लूंगा, बीच में पड़े। लेकिन उनको कब थोड़ी इसकी वजह से एम्बैरेसमेंट हुई, जब इसने बातचीत के लिए कहा और 7 ड्रोन से हमला कर दिया। जब बातचीत के लिए कहा तो इसने अपना मिसाइल हमला कर दिया, ठीक है। फिर अमेरिका आया बीच में, अमेरिका ने जो कुछ कहा उसको इन्होंने मिन्नोवान तस्लीम किया। इनके वो तर्जुमान ने आके कहा ना कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, तो बात तो इन इश्यूज के ऊपर होनी है, और ये भी बताएं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगी, ठीक हो गया। और पाकिस्तान अपने कार्ड्स रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तमाम शवाहिद हैं। पाकिस्तान के पास बड़े कार्ड्स हैं। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कार्ड्स ही कार्ड्स हैं, बस छोड़ें, दुनिया को भी पता चल गया कि हमारे साथ इसने ज्यादती की है। भाई साहब, आपको लगता है कि जो आम डिप्लोमेटिक लेवल है उससे अब बढ़ के पाकिस्तान ने भी, क्योंकि अभी तक तो हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बनता भी हमारा सेलिब्रेट करना, जो हमने दुनिया को दिखा दिया हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, बट उससे आगे जहां पर एंगेजमेंट्स का एक वो आगाज हो चुका है, और हम जिस तरह से उसमें एक मुल्क के पास ना, आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से रब्ता किया, सबको बताया कि देखिए हम यहाँ पे, हमारे तो पता भी नहीं था, रात की तारीकी में हमला किया और बगैर विदाउट एनी एविडेंस किया, और हमने तो आपको डोजियर्स दिए, आपको एविडेंस दिए कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, बिल्कुल आपने 36 के करीब वो दहशतगर्द मारे बताए, फिर वो जो सैटेलाइट के जरिए वो उसका राब्ता था अफगानिस्तान में इनके एजेंट के साथ, वो भी दुनिया को बताया, फिर और भी एविडेंस डोजियर्स हमने दिए। लेकिन उन सारों के बावजूद अगर ये बाज नहीं आया और ना बाज आएगा, ठीक है, आपको लगता है कि बाज नहीं ये करेगा मिसएडवेंचर? हिंदू बनिया मकर और फ्रेब की चादर उड़े होता है। और ये जो मोदी है, इसको मैं गुजरात का बुचड़ कहता हूँ। इस गुजरात के बुचड़ ने, देखें, किसी को नहीं छोड़ा हिंदुस्तान में। इसने वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम किया, इसने वहाँ ईसाइयों का कत्लेआम किया, इसमें वहाँ सिखों का कत्लेआम किया। क्यों डर गया है? सिख रेजिमेंट ने, सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने अपने बॉर्डर से उन्होंने कहा आप गुजर के दिखाएं, हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनली, देखिए मैं अभी 3-4 एम्बेसडर से मिला हूँ इन 2-3 दिनों में, 1-1, तो वो मुझे देख के ना उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे से लगता है कि यू आर विनर ना। ये तो मैं कहा ये एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, वी आर, ठीक है, वी आर विनर, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि वो भी तसव्वुर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती का अपना दिफा किया है, हमने जारियत नहीं की, जारियत हिंदुस्तान ने की है, हम लड़ना नहीं चाहते। फिर मैं कहता हूँ लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है, पाकिस्तान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम की रोटी पानी का हम बंदोबस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी, आप जैसे हम दफाई लिहाज से बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं, इसी तरह हम एक अंदर विद इन 2 ईयर्स हम मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहे हैं। मैं भूल गया सबसे पहले थैंक यू हिंदुस्तान। अच्छा, आप कहेंगे हिंदुस्तान का थैंक यू क्यों? पूरी कौम को यकजा कर दिया, ना कोई सिंधी रहा, ना कोई बलोच रहा, ना कोई पख्तून रहा, ना सराइकी, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, सब लोग एक पाकिस्तानी बन गए। ऑन द होल हमने एक यूनिटी का बड़ा पैगाम दिया है। कमाल कर इवन आपके ओपोनेंट, मतलब आप इवन पीटीआई ने भी देखे ना, जो असेंबली के अंदर अफवाज पाकिस्तान और सबके साथ उन्होंने रेजोल्यूशंस को पास किया और हमारा साथ दिया। कोई अब भी सारे यही कहते हैं, अपोजिशन भी यही कहती है, तमाम जमातें भी यही कहती हैं कि अब खुदा ना खास्ता दोबारा कभी हुआ, अब तो हौसले बढ़ गए ना सबके। और ये देखें, एक कमाल तो देखे अलीना कि उधर हमला होता है तो लोग भागते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इधर नूर खान पे हमला हुआ, मेरे हल्के में है,
तो लोग क्या कर रहे हैं, सुबह मैं देख रहा हूँ 3 लोगों का तो जो जज्बात मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी आई, जब पहले अटैक हुआ तो मैं तो वो सोई हुई थी, तो उसने आगे मेरा दरवाज़ा खटखटाया, पापा अटैक हो गया। तो मैं टीवी लॉन्च में बैठा, मैंने टीवी शीवी लगाया, फ़ोन चुन किए, अटैक हो रहा है जी, फलां हो रहा है। तो मैं कहा तरबूज काट के ले आऊँ। कहती है खुदा की कसम उठाए कहता हूँ, मुझे कहती है हमला हो गया। मैं कहा पुत्र आप भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना पाकिस्तानी अवाम का, बेशक, ठीक है, मेरे किसके ख्याल ऊपर से बलबूते, वो सबसे पहले middle- अल्लाह ताला का करम, Absolutely, उस नीली छतरी वाले का, दूसरा अपनी फोर्सेस के ऊपर आपका मान। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये खुदा के लिए अपनी जाती अना की खातर ना इन चीज़ों से अब बाहर निकल आए। अब मैं उन जो प्रॉक्सी वॉर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलविस हैं, मैं बार बार उनको थ्रेट कर रहा हूँ, बार बार कि अब आप लोगों की बारी है, बाज आ जाए। अब अगर किसी पाकिस्तानी फौजी की तरफ आप देखेंगे ना, तो एक की बजाय आप 100 मरेंगे। राइट। अब भाई साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के वो कोई कंसिडरेशन में है कि एपीसी बुलाई जाए? जरूरत नहीं है, नहीं, इस वक्त गुज़िश्ता कोई रोज तक तो वैसे ये खबरें नहीं, float अगर कर हो रही भी थी। जाए तो हर्ज नहीं, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं, क्योंकि सब ने लब्बैक कहा, So, आप लोग सब ने समझते हैं लब्बैक कहा, सबका कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सबका कॉन्फिडेंस है। और प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कहता हूँ, जिस तरह आर्म फोर्सेस को साथ लेके चले और आर्म फोर्सेस ने जिस तरह इस मुल्क का दफा किया, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से। और बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 98 में जिस तरह देखे से ना, वो धमाके हुए 5 के मुकाबले में 6, और जेएफ थंडर को लाने वाला कौन है, वो भी मियां नवाज शरीफ है। और अभी हमने जो तारीख, हम नई तारीख हमने रकम की है पूरी दुनिया के लिए। अब भाई साहब, आखिर में जुनैद अकबर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता रोज से ही कुछ खबरें ये आ रही थी, उन्होंने कंफर्मेशन भी बहरहाल दी थी। अभी भी नाम जो है, क्योंकि स्लॉट जो है वो ऑपोजिशन के साथ रहेगा। ये पार्टी नहीं है, ये चूं का मुरब्बा है। जिस दौर में आपको पता होगा 7 आईजी पंजाब चेंज हुए थे, 7, 8 कौन हुए थे, चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए थे, और जो कान में आके डालता था इस तरह कर दो। अभी 10 दिन तो हुए उस बच्चे को लगाए हुए, क्या कसूर हो गया उसने? कसूर क्या किया आपने? उठा के कहा हो सकता है 3 दिन बाद किसी और को लगा दें। अब जंग जारी है, उमर अयूब साहब का नाम दिया मैं वही अर्ज करूं, जंग जो जारी है ना, वो बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान है। बुशरा बीबी अपना कंट्रोल रखना चाहती है, अलीमा बीबी कहती है कि इमरान खान के बाद मैं कंट्रोल कर लूं और पार्टी को हाईजैक कर लूं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपस की, ये मुल्क की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कौम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अलीमा खान की एक स्टेटमेंट से मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता। और वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी ना, जी, तो वो उसके बाद वो विड्रॉ भी कर गई थी अपनी विड्रॉ का। ये कैमरे में जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इसमें से किसको मैं विड्रॉ कर सकूँ? बताएं तो, जितना मर्जी मैं नाक रगड़ के आपके सामने कहता रहूं, नहीं मैंने नहीं कहा था, आप कहेंगे नहीं आपने कहा था। ऑन रिकॉर्ड आप तो ये भी कह चुके हैं कि खान साहब शायद खुद ही नहीं मिलना चाहते काफी लोगों से, लेकिन आज बहरहाल मिलने की इजाजत दे भी दी थी इनको। खौफ मिलते ही रहे हैं, हर बंदा खान साहब से मिल रहा है, पीटीआई बानी पीटीआई से, और ना भी मिले तो क्या है, क्या आदमी सियासी आदमी को ना भी कोई मिले तो क्या मतलब? भाई साहब, लेकिन उमर अयूब साहब के नाम पर एतराज तो नहीं है अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की? हमें किस पे इतराज, क्योंकि ऑपोजिशन के पास तो इतराज नहीं होना, पहले इतराज उनसे पूछ लें, कल फिर उनको इतराज उमर अयूब पे ना हो जाए, वो उसकी जगह किसी और को ना लगा दें, कभी तर्जमान बदलो। लेकिन ये ऑपोजिशन के पास ही रहेगा ये स्लॉट, कॉन्स्टिट्यूशनली तो उन्हीं के पास होना चाहिए ना, क्योंकि बड़े सारे नाम तो आपको पता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हीं के पास होना चाहिए। आगे मुझे नहीं पता क्या फैसला होता है। राइट, थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, दिफाई तज्जियाकार। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एयर मार्शल साहब। थैंक यू। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। नईम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप क्या कहेंगे एयर मार्शल साहब, अब जबकि हमें नजर आ रहा है कि भारतीय वजीर आजम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन भी जारी है, सीज फायर भी टेम्पररी है, एक नया नॉर्मल सेट किया गया है, ये इतनी हजीमत और का सामना करने के बावजूद भी क्या नजर आ रहा है कि डज ही वांट more of embarrassment to be faced by India? I don't know more of embarrassment or not, but as of now तो बहुत I think हजीमत उठानी पड़ी है। मैंने काफी सारी चैनल्स के ऊपर प्रिडिक्ट किया था कि नंबर 1 सिद्धू ने कहा है, एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने, कि दिस टाइम our response is not going to be proportional, it is not going to be graduated, it is not going to be equal. So he has proven it. Number 2, I had said the untried PL-15 or J-10 combination is going to do very well.
उन्होंने रफाल को करीब नहीं लगने दिया, बाकी जहाज तो आई वुड से सिटिंग डक्स थे, बट दे वर वेरी वेरी वल्नरेबल. सो वी हैव शॉट 5, दे से कि ज्यादा भी हो सकते थे, बट दे पुल्ड बैक. सम से कि 5 नहीं 6 थे. छठा आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एग्री किया कि क्लेम नहीं करते, उससे हजीमत और खिफत बहुत बढ़ जाएगी और एस्केलेशन लैडर शायद उनको फोर्स हो जाए कि वो ज्यादा जल्दी बढ़ाया जाए. नॉट विद स्टैंडिंग कि मैंने ये भी कहा था कि ये जंग 24, 48, 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी. So that is what has exactly happened, and Americans actually said, "You are close to the brink of nuclear war." So we are full of spirit to fight. We are a smaller country, 7 गुना छोटे हैं. हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स छोटी है, लेकिन we have done very well. I think पहली दफा आर्मी और एयर फोर्स, सिद्धू और आसिम मुनीर, they were 24/7 on one page. हर डेवलपमेंट के बाद वो इकट्ठे होते थे या टेलीफोन पे बात करते थे. ड्रोन वॉर उन्होंने इकट्ठे मिलकर लड़ी, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वॉर थी वो इकट्ठे मिलकर लड़ी. अब तो ISPR ने अनाउंस भी कर दिया कि 2 जो S-400 हमने यूनिट्स निकाल दी, वो बहुत बड़ी. और निक रॉबर्टसन ने वो ये खबर दी है कि उसके बाद इंडिया डिसाइडेड टू गो द वॉशिंगटन वे, और उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी रिक्वेस्ट किया और टर्की को भी रिक्वेस्ट किया. नॉट विद स्टैंडिंग कि उनके DGMO ने कहा कि जी नहीं, पाकिस्तानी DGMO ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आर यू रेडी फॉर अ सीज फायर. तो आई थिंक खिफत बहुत उठानी पड़ी. 5 जहाज उनके गिर गए. सबसे अच्छा जहाज उनका रफाल था, जो मोदी ने कहा था 2019 में काश होता. बट सिद्धू वो स्मार्टर, उन्होंने बड़ी स्मार्ट इंडक्शंस की, सख्त ट्रेनिंग की. Within 6 months इस जहाज को वो ले गए कॉम्बैट में इन ऑपरेशन मर्ग पर. समाचार टॉप कवर दे रहा था ये, राइट. और J-16 बैटल हार्डन थे. सो वी हैव डन वेल. आर्मी एंड एयर फोर्स एंड नेवी, आई थिंक दे वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम. हमने 65, 71 और कारगिल देखा हुआ है. इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी दिस. राइट. मैं जनरल साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी. जो DGMOs के दरमियान भी गुज़िश्ता रोज से एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे भी आपको लग रहा है कि कोई नतीजा नजर आएगा? क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो काफी अभी भी उनका एक बड़ा जारहाना अंदाज है. लाइक आई मेंशन, वो कहते हैं सीज फायर जो है वो अभी टेम्पररी है. मुज़ाकरात के भी हवाले से वो कहते हैं कि जी बात होगी, टेररिज्म पे बात होगी, आजाद कश्मीर का वो जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात होगी, और पानी और खून वो कह रहे हैं साथ साथ नहीं बह सकते. आपकी, आई रिमेंबर यू हैव बीन सजेस्टिंग इवन प्रायर टू द सीज फायर न्यूज दैट केम इन, आपने कहा था कि हमें अपनी भी शराइत जो है वो सामने रखनी चाहिए अगर हमने एक्सेप्ट करना है सीज फायर को, और हमें मेज पर जो है वो कुछ वेरीफाइबल अश्योरेंसेस को जरूर मद्देनजर रखते हुए हमें कश्मीर की रेजोल्यूशन, हमें इंडस वाटर्स ट्रीटी, और जहां पे इंसर्जेंसी की बात आती है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी हमने सामने रखना चाहिए. क्या हमने सर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आपके ख्याल में? जी, मैं इससे फायदा उठाते हुए इस मौके से, क्योंकि आपके नाज़रीन भी काफ़ी ऐसा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो एक और बात मैं बताना चाहूँगा जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दोबारा इस किस्म की हरकत फौरी तौर पे करेंगे या नहीं करेंगे. देखें, हमारे मिलिट्री पार्लेंस में डिटरेंस तो आम तौर पे आजकल सब समझते हैं कि डिटरेंस एस्टेब्लिश हो गई है, और उसका क्या मतलब है. डिटरेंस के भी दो किस्म की है, आप समझ लें. पहले 2 दिन जो कुछ हमने किया, डिटरेंस तो उस वक्त भी स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन दैट वाज डिटरेंस बाय डिनायल, कि हमने उनको वो नहीं करने दिया जो वो करना चाह रहे थे. जो हमने चौथे दिन किया, दैट वाज डिटरेंस बाय पनिशमेंट, यानी कि हमने दुश्मन को कहा कि अगर आपने कोई ऐसी बात की तो हम आपको पनिश करेंगे. तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी रोबस्ट डिटरेंस होती है. तो ये अगर ये जो बातचीत कर रहे हैं, मेरा इट इज मोर ऑफ ए रिटोरिक. इतनी जल्दी ये उठ नहीं पाएंगे कि दोबारा कोई इस किस्म का काम करें, तो उनके ख्याल में होगा कि अभी तक जारी है या जो भी है, बट आई डोंट थिंक दे विल कम वेरी इजी वेरी सून. इसका बहुत कम इम्कान है, क्योंकि प्रॉपर डिटरेंस एस्टैब्लिश की गई है. पहली बात, वो जो बातचीत की आप बात कर रही है, वो देखें, बहुत बड़ा मुल्क है, उसका क्लाउड थोड़ी देर के लिए जरूर कम होता नजर आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है. अमेरिका भी उनके साथ है, रशिया का भी उनकी दोस्ती है, और भी सारे मिडिल ईस्ट में भी उनके दोस्त हैं. तो वो सारे कोशिश तो करेंगे उनकी सुबकी खत्म करने की,
लेकिन ये है कि अब सबको ये भी एहसास हो गया कि दे कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जो मैंने बात कही थी, दैट वाज आई वाज रेफरिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशंस, कि जब कोई बातचीत करनी हो, टेबल पर जब आप आते हैं, तो पहली बात तो ये कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, कि आपको टेबल पर तो आना ही होता है, डिप्लोमेसी ने आगे चलना होता है। लेकिन डिप्लोमेसी ताकत अखज करती है फ्रॉम व्हाटएवर हैज हैपेंड टिल टुडे। बट जनरल साहब, तो कता कलामी की माफी, लेकिन जितना एज हमने रखा इस पूरे तनाजुर में और इस पूरी बैटल में, जो एज हमें हासिल था, जिस तरह की शिकस्त का सामना भारत ने किया, इट वाज अगेन May 10th को तो इंडिया वाज अ लेम डक। हमें सीज फायर को कंडीशनलाइज आपके ख्याल में नहीं कर देना चाहिए था उसी वक्त, कि जहां पर ये रिवोक करे इंडस वाटर्स ट्रीटी को, और वो शायद डेस्परेटली उस चीज पे अग्री उनको करना भी पड़ता, क्योंकि वो चाह रहे नहीं थे कि मजीद वो एम्बैरेसमेंट का सामना करें। जी बिल्कुल, मेरी तो एग्जैक्टली ये थ्योरी है कि मैं तो पहले ये कहता हूं कि जब आपने सीज फायर का माना, तो मुझे काफी हद तक यकीन है कि उससे पहले आपने कोई कंडीशंस मनवा ली होंगी कि हम तब सीज फायर मानेंगे, क्योंकि सिचुएशन इस किस्म की थी कि अब उनकी एयरफोर्स तो हम मजीद उनको डेंट पहुंचा सकते थे, जैसे एयर मार्शल भी बता रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अंदाजा ये है कि या तो हमारी जेब में कुछ है जो कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वो क्या है, या फिर ये कि ये पहले से चीजें हो गई हैं तय। और एक अलबत्ता मैं जरूर अपनी लीडरशिप को अपनी इनपुट दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि वो जरूर मेरी बात माने, लेकिन सुन जरूर लें कि जब बात आए सालसों की, तो सालसी सिर्फ एक मुल्क की ना माने, और खासकर उस मुल्क की जिसके बारे में हमें मालूम है कि उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ है। हमें सालसी के लिए एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को इंसिस्ट करना चाहिए, चाइना, रशिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, टर्की। अब ये जो मैंने 5 नाम लिए, इसमें भारत के दोस्त भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तब जाके ये कोई नेगोशिएशन होगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि भारत इनको प्रोलॉन्ग करेगा इनिशियली और बाद में मुकर जाएगा। लेकिन ये है कि जो डिटरेंस हमने कायम किया, उसकी वजह से इस तमाम अरसे में दोबारा कुछ कर नहीं पाएगा, जब तक कि वो ये ना समझ ले कि अब दोबारा उन्होंने वो वेयर विदॉल या गैप अपने पूरे कर लिए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भारतीय जो हिंदुस्तानी कौम है, उनको भी अंदाजा हो गया कि हर दफा ये जो हजीमत उठाने का मामला शुरू हो गया है, अब इससे निकल जाना चाहिए। हमें नॉर्मल पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए, मान लेना चाहिए कि दोनों एटमी ताकतें हैं, और अपना सबसे बड़ा मसला जो कश्मीर का है, जिसमें अब पानी भी शामिल है, और एक तीसरा मसला हमेशा मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा खून बहाया जाता है बलूचिस्तान में, KPK में, थ्रू इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, ये भी हल होना चाहिए। और जो BVRs की अब इसको जंग कहा जा रहा है, इज इट रियली द टेक्नोलॉजी? सर, एक तरफ इंडिया था, एंड लाइक यू मेंशन्ड, विद ऑल द नंबर्स दे हैड एन एज ओवर द नंबर्स, दे हैड एन एज ओवर द टेक्नोलॉजी एज वेल, बट वाज इट जस्ट द टेक्नोलॉजी, और लाइक दे से इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन? एब्सोल्युटली मैन बिहाइंड द मशीन। याद रखिए कि 2019 में मैन बिहाइंड द मशीन एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल लीडर वाज मुजाहिद अनवर, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि टिट फॉर टैट हम उसी वक्त नहीं करेंगे। उस वक्त हुकूमत ने कहा था वी शैल रिटेलिएट, वी शैल नॉट थिंक। और रात को जब अटैक हुआ तो वी फाउंड वेरी लिटिल डैमेज। तो मुजाहिद अनवर आज की प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि चूज आवर ओन टाइमिंग एंड प्लेस। तो उन्होंने ब्रॉड डे लाइट में नेक्स्ट डे 10 बजे किया। इंडिया प्रोबेबली इंडियन एयरफोर्स अपनी ह्यूब्रिस और तकब्बुर में मारेगी। दिस वाज टेक्नोलॉजी प्लस हार्ड ट्रेनिंग। सिद्धू ने यही कहा था कि वी हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड एंड वी आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड। तो नंबर 1 जो J-10C, इट सिंपली आउट रेंज द रफाल। उसका रेडार बहुत अच्छा था। जो रफाल का J-10C का PL-15 था, उसकी रेंज रफली 250 किलोमीटर है। जो मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर, उसकी रेंज है रफली 150 to 200 किलोमीटर। एंड सो दे वर कंप्लीटली आउट रेंज। बाकी जहाज आई वुड नॉट से सिटिंग डक्स थे। अब उन्होंने उन 5 जहाजों की डिटेल एटलीस्ट ISPR ने तो जारी कर दी कि कोई जख्मी हैं, कोई मारे गए हैं, कुछ बच गए हैं, हॉस्पिटल में हैं, बट मोर डिटेल्स आर गोइंग टू कम। सो दिस वाज टेक्नोलॉजी एंड मैन बिहाइंड। और याद रखिए कि हमारे सामने ट्रेडिशंस क्या थी? नूर खान, असगर खान, रफीकी, यूनस, सजाद हैदर और ये सारे लोग। और उसके बाद एक और ट्रेडिशन थी जब सत्तार अलवी ने
एक सीरियन MiG-21 से एक इजरायली मिराज को मारा, और उस वक्त इजरायली एयरफोर्स वाज इनविंसिबल। सो 73 वॉर से पहले 67 में उन्होंने सारी अरब एयरफोर्स को डिफीट किया। सिंगल फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम, जो कि बांग्लादेशी थे बाद में, उन्होंने 3 जहाज मारे जॉर्डन से। उसके बाद उनके बॉम्बर्स आए और सारी जॉर्डेनियन एयरफोर्स को मार दिया। सो ही वेंट टू इराक एंड शॉट वन। सो वी हैव लिव्ड विद दीस ट्रेडिशंस, और इन यंग गन्स ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। सो बोथ हैव हैपेंड। एब्सोल्युटली। जनरल लोधी, फाइनल कमेंट्स भारत के हवाले से। वी नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मैडनेस प्रिवेलिंग देयर स्टिल। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि इंशाल्लाह 6 महीने से 1 साल तक तो वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ये मेरा अंदाजा है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जब भी वो दोबारा कोई इस किस्म का काम करेंगे तो वो जिल्लत के नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। एक चीज जो कि हमने अपने आबाओ अजदाद से भी सुनी है, हमने खुद भी देखी है, एक हिंदू माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि अगर वो किसी को दबा लें तो उसके ऊपर बहुत चढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर कोई उनके सामने खड़ा हो जाए और उनको चैलेंज कर दे और इस किस्म का, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेलो डाउन होते हैं। आप देखिएगा, ये जो मैंने बात कही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेलो डाउन होंगे, बिकॉज नाउ दे हैव फेस्ड अ पावर टू रेकन विद। और वो जो आप बात कर रही थी ना कि टेक्नोलॉजी या मैन बैंड टेक्नोलॉजी, तो मेरा ये छोटा सा चैलेंज है कि आप हिंदुस्तान के सारे एयरफोर्स हमें दे दीजिए, हमारी सब आप ले लीजिए, उसके बाद 6 महीने दे दें, उसके बाद देखेंगे हम उनका कीमा कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।